सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है दर्शिता। ये कुंडली मुझे मिली है भरूच, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। अब आप लोगों को कार्यक्रम लगातार मिलता रहेगा। मैंने जैसे बताया था, शनिवार वाले कार्यक्रम में भी बताया है कि अगर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या बन रही है और उसका आयुर्वेदिक और यौगिक विधा से समाधान चाहते हैं, मैं समझता हूं कि एलोपैथिक से बहुत ज़्यादा आराम और लाभ मिलता है। अगर आप पतंजलि योगपीठ, उसके हर जगह कैंपस बने हुए हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में, पर आप हरिद्वार जाकर के एक बार अवश्य ही अपना इलाज कराइए। ये सच में बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने सामने से लोगों को ठीक होते देखा है। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की विधि और नियम का पालन, अनुशासन और जिस तरीके से आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है और लोगों की सेवा की जाती है। बड़े बड़े छरहरे बदन के लोग आपकी सेवा करते हैं, मालिश करते हैं, ऐसे कि मन खुश हो जाता है। आप लोगों को भी जरूर, अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, कैंसर तक की बीमारी है, तो अवश्य ही वहाँ जाइए। वहाँ पे बाबा रामदेव ने बड़ा ही सुंदर प्रबंधन कर रखा है और खुद वहाँ वो उपस्थित भी होते हैं। तो मैं गया था, मुझे अच्छा लगा और मुझे काफ़ी आराम भी मिला है। 10 दिन रहा। पहले भी मैं गया हूँ 2-3 बार उनके योग शिविर में और मुझे अच्छा लगा। इस बार तो इलाज के लिए गया था और सच में आप लोगों को मैं बात बताऊँ, बड़ा ही काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा। वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। रहने की व्यवस्था तो इतनी उत्तम है कि पूछो ही मत। सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। कैंपस एकदम बिल्कुल साफ, स्वच्छ और बिल्कुल ही सुरम्य है। आनंद आ जाता है। एक श्लोक है, भगवान मनु ने वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए और शूद्र के लिए उनके कर्मों का निर्धारण किया है। श्लोक ऐसा है, एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत् एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा मनसूयया। अर्थ मैंने पहले भी बताया है शनिवार वाले कार्यक्रम में, पर आपको यहां भी बता दूं कि वस्तुतः सर्वसमर्थ ब्रह्मदेव ने मुख्य रूप से शूद्र के लिए एक ही कर्तव्य कर्म का निर्धारण किया और वह था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों की असूया से मुक्त होकर सेवा करना। अब आपको लोगों को मैं यहाँ पे सेवा की बात बता दूं। वस्तुतः सेवा का अर्थ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ की सेवा करे, क्षत्रिय शस्त्र की सेवा करे, शास्त्र से युक्त होकर धर्माचरण करे और प्रजा का पालन करे। ब्राह्मण हमेशा भी धर्मशास्त्र से युक्त होकर के जीवन जिए और धर्मार्थ ही कृत्य भी करे। वैश्य सबका पोषक बने, अन्नदाता बने, भंडार गृह का मालिक बने, उत्पादक बने और उत्पादन करके प्रजा की सेवा में उस अन्न को लगाए। और शूद्र सबकी सेवा करे। अब जरा इसमें विचार करने की बात है कि यहां किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं बताया गया। वस्तुतः सबके अर्थ समान ही हैं। आपके दिमाग में भाव कैसे बन रहे हैं, आपके दिमाग में उसको ऊंचा और नीचा देखने का चश्मा कैसा पहना हुआ है और आपने उसका कैटेगराइजेशन अपने हिसाब से राजनीति से प्रेरित होकर के कैसा बनाया है, इस पर निर्भर करता है कि आप किसी भी भाव के अर्थ को किस तरीके से परिभाषित करते हैं और कैसा उसको देख रहे हैं। वस्तुतः मैंने एक बात बहुत पहले कार्यक्रम में कही थी। भगवान वेदव्यास किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे तो किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण कौन है और सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो वेदव्यास भगवान डुबकी लगा करके निकलते हैं और कहते हैं शूद्र सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर उनसे पूछने वाले ने पूछा कि पुरुष और स्त्री में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान वेदव्यास ने कहा था स्त्री श्रेष्ठ है। पर राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा और अपनी वो करने के लिए इसको गलत तरीके से आप लोगों के दिमाग में परिभाषा ही बिठा दी गई है। सेवा करने का अर्थ कभी भी कमजोर होता ही नहीं है
और वस्तुतः धर्म का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण सेवा परायणता ही है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए आपको मैं विश्लेषण पे लेके आता हूं। यहां मीन लग्न और मीन राशि की कुंडली बनी है। चंद्रमा यहां जन्म कुंडली में बैठे हैं, 24 डिग्री के ढलान पे हैं। लग्न 11 डिग्री का बना है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण का यह लग्न बनेगा और इसके अधिपति बनते हैं शुक्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अधिपति शनि, नक्षत्र के चरण के अधिपति शुक्र और लग्न के अधिपति बने गुरु, जो उच्च के होकर के पंचम भाव में व्यक्ति का ज्ञान पक्ष, व्यक्ति का धर्म पक्ष और सबसे अच्छा होगा ज्ञान पक्ष। विवाह विलंब से होने के पीछे का कारण लग्न के अधिपति गुरु अकेले और राहु से केंद्र में, धन भाव या विवाह के लिए जहां से संबंध देखा जाता है उस भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में कहां बैठे ही नहीं है क्या, मंगल यहां बैठे हैं शुक्र के साथ। शुक्र अपनी राशि में, इस वजह से व्यक्ति का धर्म और आध्यात्मिक चिंतन पक्ष बहुत अच्छा रहेगा। डूबा हुआ धन मिले, अनायास धन की प्राप्ति होती रहे और व्यक्ति का रिसर्च बहुत अच्छा होता है। पर शुक्र के साथ मंगल के बैठने के कारण जो इस कुंडली के लिए धन और लाभ के भाग्य के अधिपति होकर के व्यक्ति को धन तो दे रहे हैं, व्यक्ति की वाणी को गंभीर बना रहे हैं, पर उसमें कभी कभी कलुषित या फिर कभी कभी कठोरता भी देखने को मिल रहा है। भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में धन भाव के बाद पराक्रम भाव के अधिपति के साथ संयोग, इस कुंडली के लिए शुक्र के साथ भाग्य भाव के अधिपति मंगल का बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा, जिसके कारण चूंकि जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल मांगलिक कृत्य के कारक होते हैं। मंगल जो आपकी कुंडली का भाग्य भाव है उसका संबंध तृतीय भाव और अष्टम भाव के अधिपति से होने के कारण, द्वितीय भाव के अधिपति का अष्टम में बैठने के कारण धन हानि के योग और विवाह विलंब होने का योग बनेगा। पंचम भाव में उच्च के गुरु व्यक्ति को ज्ञान पक्ष में बहुत ही ज्यादा निष्णात बनाएंगे, वहीं उसको संतति उत्पन्न होने में दिक्कत भी, परेशानी भी देंगे। वस्तुतः उनकी दृष्टि अगर मंगल के इस भाव पे नहीं पड़ती, यहां पे नीच दृष्टि और यहां लग्न पे अपनी राशि, तो धन भाव ठीक बना क्योंकि धनेश धन को देख रहे हैं। लाभ भाव के अधिपति शनि दारिद्र दोष लगा रहे हैं, इस वजह से देना नहीं है। और भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को भाग्यशाली। नवांश कुंडली में तुला लग्न का बनना, लग्न के अधिपति का पंचम भाव में दाम्पत्य का समुचित संपूर्ण प्रेम, एक वक्त पे आने के बाद संतति का संपूर्ण सुख और उससे निरंतर काया का सुख। दशम स्थान या दशमांश कुंडली के दशम स्थान में मंगल का स्वग्रही सूर्य और गुरु का बैठना, यह संपूर्णतया व्यक्ति को शिक्षकीय योगों में ले जाकर के बिठाने वाला, बैंकिंग, फाइनेंस और ट्रेनिंग पाकर के शिक्षक बनने का गुण पैदा करता है। एकादशवें भाव में शनि के साथ केतु का बैठना और धन भाव में उच्च के शुक्र के साथ नीच के बुध का बैठना धन को असंतुलित और कई बार सब कुछ होने के बावजूद किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होने की बात लागू कर देता है। वस्तुतः नवमांश कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल का स्वग्रही, आपकी कुंडली का मंगल हर जगह ठीक बैठ रहा है। मंगल की दृष्टि उच्च की, मंगल की दृष्टि अपनी और मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि यहां पे पड़ रही है। अब इस आधार पे कि अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र और तीसरे भाव के अधिपति शुक्र इस कुंडली में अपने ही भाव में बैठे हैं, इस वजह से वो आपको मेहनत तो करवाएंगे पर वस्तुतः जीवन का अंत बड़ा अच्छा होता है और सुरम्य मृत्यु होती है, अच्छी मृत्यु होती है, नुकसानदायक नहीं होती। पेट में ऑपरेशन का योग बनेगा, रक्त से संबंधित समस्याएं बन सकती हैं, नेत्रों की समस्याएं बन सकती हैं, नेत्र ज्योति कमजोर हो सकती है, चश्मा लग सकता है, पानी गिरने की शिकायत या नेत्र से लगातार आंखों से पानी आने का। शनि के साथ बुध आपको कई बार शत्रुहंता योग बनाए और शत्रुओं से लड़ने की ताकत के अतिरिक्त घर में घुस करके मार देने की बात भी आती है। यहां पे सप्तम भाव के अधिपति मंगल का द्वितीय भाव में जाना और गुरु की दृष्टि यहां पे अच्छी नहीं है। गुरु इस कुंडली में यहां भी मकर राशि को देख रहे हैं, यहां भी मकर राशि को देख रहे हैं और गुरु इस कुंडली में यहां भी मकर राशि को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के अंदर अपने मेहनत पे भरोसा करना, किसी दूसरे से मतलब ना रखना, अपने काम से काम रखने का गुण होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसको विकसित करिए। बहुत ज्यादा किसी पचड़े में न पड़ना और आपकी कुंडली में जो आपका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में बैठा है वो आपको कम से कम बुद्धिमान तो बना ही रहा है। इसके अतिरिक्त वो ठाकुर जी का भाव भी विकसित कर रहा है। व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि में नौकरी करने का संपूर्ण योग, चतुर्थ भाव के अधिपति बुध और छठवें भाव के अधिपति सूर्य एक दूसरे से 12वें द्विद्वादश के संबंध में, सूर्य के साथ राहु का बैठना कई बार नौकरी में परेशानी दे सकता है क्योंकि उसके ऊपर लग्न में चंद्रमा और केतु का एक साथ बैठना। शुक्र की दशा में व्यक्ति का पराक्रम बढ़ता है और मंगल की दशा में व्यक्ति का भाग्य बल बढ़ता है।
गुरु की दशा में व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में और पिता का सुख मिलता है, और शनि की दशा में व्यक्ति को वैराग्य का भाव आता है, दारिद्र्य दिखना पड़ता है और दुख भी होता है। वैसे आप सोमवार को जन्मे हैं और देखने में आप सुंदर होंगे, आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी है और वाणी बहुत अच्छी है, पर कभी कभी वो कलुषित भी होती है और झूठ भी बोलती है। तीखा मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं खाइए। जो कह देते हैं उसी को करने की बारी आपकी हमेशा रहती है कि जो कह दिया सो कह दिया। अपनी बात से पीछे हटने का कोई भी दुर्भावना आपके दिमाग में कभी नहीं होगा। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण आपका दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है। इसे हमेशा ही संतुलित करने की जिम्मेदारी गुरु ने ले रखी है। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में और शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव आपको संतति से, पुत्र से, पति से और दाम्पत्य से कभी भी भाव खराब नहीं होगा। 12वें के गुरु, द्वितीय भाव के स्वग्रही मंगल, लग्न के अधिपति का पंचम में जाना, शनि का अपनी राशि को देखना, सूर्य का जन्म कुंडली में लाभेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठना, यह आर्थिक संपन्नता का कारण बनेगा। दशमांश कुंडली आपकी बड़ी अच्छी बनेगी क्योंकि लग्नेश लग्न को देख रहे हैं। दशम स्थान में मंगल का और सूर्य का प्रभाव आपको प्रशासनिक सेवाओं में जाने का भाव भी विकसित करता है। अगर हो सके तो कोशिश करके अवश्य देखना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली मीन लग्न की है और मीन लग्न पे अभी या मीन राशि पे शनि की 7.5 का प्रभाव है। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, कोई भी काम करना हो, स्वाति नक्षत्र बहुत अच्छा रहेगा, रेवती भी अच्छा है, पुष्य भी अच्छा है, उत्तरा भाद्रपद, और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मृगशीरा, श्रवण और हस्त, ये सब नक्षत्र, फॉर्म भरना हो, कुछ भी काम करना हो, आपकी कुंडली में अच्छा हो, कोई भी काम करना हो। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दिन गुरुवार का और सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के आधार पर दिशा दक्षिण और पूर्व बहुत अच्छी बनेगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शत्रुता कभी भी मत करिएगा कुंभ, मेष, सिंह और तुला वालों से। मित्रता कर्क और वृश्चिक वालों से बहुत अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में धन भाव बहुत अच्छा बना होता अगर ये अष्टम में नहीं बैठा होता तो। अगर ये शुक्र मंगल के साथ नहीं बैठे होते तो आपके मंगल का प्रभाव और भी अच्छा होता। अगर ये शुक्र अष्टम भाव में नहीं बैठे होते तो और भी खराब हो सकते थे, पर बढ़िया है कि कम से कम अपना ही भाव खराब कर रहे हैं। अष्टमेश का अष्टम भाव में बैठना ही अच्छा होता है, षष्ठेश का षष्ठवें भाव में बैठना ही अच्छा होता है। 12वें भाव पे शनि और बुध का प्रभाव आपको ऋण से मुक्त करेगा और आपको चपल चंचल चालाक और तकनीक की विद्या को समझने वाला तकनीकी जानकार बनाएगा। इस कुंडली में गुरु, इस कुंडली में गुरु, इस कुंडली में बुध, इस कुंडली में मंगल और इस कुंडली में सूर्य, इन सभी में जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु में से आपकी कुंडली में डिपेंडेंसी राहु के कारण आ रही है। अपने आत्मबल पे कमजोरी और खुद को रिकॉग्नाइज कराना कि लोग मुझे जाने, ये भाव चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि से हो रही है। आप विलक्षण हैं, बुद्धिमान हैं और प्रतिभा संपन्न हैं। उसके पीछे का कारण गुरु का प्रभाव चंद्रमा और लग्न के ऊपर होने के कारण है। शनि और बुध और शुक्र और मंगल सामान्यतया आपके दाम्पत्य का एक सामान्य से बेहतर सुख अंतिम दशा में मिलेगी। वैसे यहाँ पे एक शुभग्रह एक पापग्रह, एक शुभग्रह एक पापग्रह, इस वजह से न तो इसे शुभकर्त्री कहूंगा न तो इसे पापकर्त्री कहूंगा। लेकिन हाँ, सप्तम भाव में सूर्य और राहु के कारण और सप्तम भाव के अधिपति बुध का 6वें भाव में बैठना आपको आर्थिक रूप से कभी भी दाम्पत्य में कमजोरी नहीं आने देगा। 6वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य 7वें में और 7वें भाव के अधिपति 6वें में, ये परिवर्तन कई बार, और 7वें भाव के अधिपति का संबंध शनि के साथ होने के कारण उम्र दराज, उम्र ढल करके और उम्र के साथ बीतने के बाद व्यक्ति की शादी होती है। वैसे भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि आपको संपूर्ण भाग्य का लाभ देते दिख रही है। इस कुंडली में कोई भी कृत्य करना हो अच्छा तो मंगल और शुक्र की दशा का इंतजार करने से ज्यादा बढ़िया होगा कि आप गुरु और बुध की दशा को चुन लें। अगर कोई भी काम करना हो तो गुरु और बुध को चुन लीजिए। वैसे आपकी कुंडली में गुरु बड़े अच्छे बैठे हैं, ये ज्ञान का पक्ष बड़ा बढ़िया रहता है। चल अचल संपत्ति का योग आपकी कुंडली में बढ़िया है। सरकारी नौकरी का सुख आपकी कुंडली में अच्छा देख रहा हूं। सूर्य के साथ राहु का बैठना आपको पेट से और कई बार नाभि के क्षेत्र को परेशान कर सकता है। आलस्य मत रखिएगा, शनि कभी कभी आलस्य देते हैं। नवांश कुंडली में शनि का स्वग्रही नहीं होना, शत्रु की राशि में बैठना और अपने भाव को देखना, ये आपके दाम्पत्य को ठीक रखेगा। वैसे राहु हैं, थोड़े बहुत कट्टरपंथी विचारों वाले भी लोग मिल जाते हैं, पर उस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आपका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा है, इसको जितना ज्यादा बढ़िया बनाना चाहते हैं, बजरंगबली की पूजा, अपने कुल देवता की पूजा, और अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ लगातार करते रहिए, इससे आपको बड़ा बल मिलेगा। कुछ ना करिए,
सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करिए। सूर्य को अर्घ भगवान सूर्य के 12 नामों से, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना होगा मीन राशि के कारण, ढैया 7.5 का प्रभाव है। सूर्य राहु के संपर्क में है, नेत्र और दाम्पत्य में पति के स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनका कर्म क्षेत्र खराब ना हो, इस वजह से निश्चित रूप से उनके ऊपर भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वैसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं है आपका दाम्पत्य। भाग्य भाव के अधिपति का अष्टम में जाना और तृतीय भाव के अधिपति के साथ बैठना भाग्य भंग योग लगाएगा। उसकी दृष्टि लाभ देगी और आपको संपूर्ण प्राप्त करवाएगी। इस भाव के अधिपति अगर छठवें भाव में नहीं बैठे होते तो आपको और भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, मतलब वो ठीक हो जाता, थोड़ा सुलभ हो जाता। शनि की दृष्टि उच्च की बहुत अच्छी, आयु आपके पास अच्छी है। शनि की दृष्टि आपको ऋण से मुक्ति करेगी और शनि की दृष्टि यहाँ पे बहुत अच्छी है। वैसे शुक्र ने आपका काम बढ़ाया है और शुक्र ने आपको मेहनत भी ज्यादा करवाया है। इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, मंगल बहुत अच्छे होते हैं, गुरु अच्छे होते हैं, बुध इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली बनी है, 7वां भाव बाधक होगा, इस वजह से कभी कभी बुध की दशा बाधक स्थितियों को उत्पन्न करने वाली बनेगी। क्लियर है? गुरु की दशा, बुध की दशा, मंगल की दशा और चंद्रमा की दशा अच्छी है। कमजोर शनि जा सकते हैं, वैसे इस कुंडली के लिए शनि अच्छे होते भी नहीं है, अच्छे बैठे भी नहीं है। 12 में देख रहे हैं तो ठीक ही है, कम से कम आपको एक वक्त पे आने के बाद आपके जीवन के वास्तविक मर्म को बताने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। शनि की दृष्टि हर जगह अच्छी जा रही है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी है, थोड़ी कमजोर यहाँ के लिए, लग्न के लिए बहुत अच्छी है। इस वजह से आपका व्यक्तित्व गहरा होगा और गंभीरता बनी रहेगी। आगे जो आएगी मंगल की दशा, वो आपकी कुंडली के लिए उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जितना ज्यादा हो सके तीखा मत खाइए, सामान्य भोजन करिए, संतुलित भोजन करिए और रक्त चाप न बढ़े इसका ध्यान रखिएगा। नेत्रों की समस्या ना हो, माथे का दर्द और साइनस की समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। बहुत ज्यादा सफोकेट मत होइएगा, भीड़ को देख करके बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने वस्त्रों पे, अपने अंगों पे और आसपास के पड़ोसियों से बहुत ही सामान्य संबंध बना करके रखिएगा। बहुत ज्यादा घुलने मिलने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो लोग देखेंगे वो कई बार आपके ऊपर गलत और दुर्भावना से युक्त होकर के देख सकते हैं, उनकी दृष्टि को पहचानने की आवश्यकता है। इस कुंडली में सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि चंद्रमा पे उनकी दृष्टि है। लग्न पे सूर्य, चंद्रमा, गुरु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव लाभ पे, मंगल का प्रभाव धन पे, ये कुछ मामले में बहुत ज्यादा लाभदायक भी रहे। एक बात और बता दूं, चंद्रमा रेवती के और बुध जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी और परिवर्तन योग। अब जरा देखेंगे तो शुक्र और मंगल का संबंध थोड़ा कमजोर जरूर होगा, पर यहाँ पे सूर्य और गुरु का संबंध अच्छा है। यहाँ शुक्र मंगल के साथ, यहाँ पे शुक्र और मंगल का प्रभाव यहाँ भी बन रहा है। अपने आप को और भी ज्यादा भगवान की भक्ति में लगाइए, बस इतनी बात कह रहा हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।